दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमारा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका मान लेते हैं वोल्टेज जो है हमारा बेसिकली ई ए है। ये वोल्टेज बेसिकली अगर देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, ई है। ये हमारी सप्लाई वोल्टेज है। और इस सप्लाई वोल्टेज में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं वी डैश, ये मान लेते हैं आर टी, इसको मान लेते हैं एक्स ऑफ टी। ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वोल्टेज है इसको मान लेते हैं वी। ठीक। अब आर्क रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है हमको, क्वेश्चन में आर्क रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है। तो देखिए सबसे पहली बात, आर्क वोल्टेज कितना दिया हुआ है, आर्क वोल्टेज दिया हुआ है अराउंड 50 वोल्ट्स के आसपास दिया हुआ आर्क वोल्टेज। और आर्क रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है। तो अब हमको आर्क रेजिस्टेंस पर फेज निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये कैसे निकलेगा हमारा, आर्क रेजिस्टेंस पर फेज, आर्क रेजिस्टेंस पर फेज। तो ये वोल्टेज बेसिकली हमारा कितना है, 50। ठीक। और मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं V की वैल्यू देखेंगे तो V की वैल्यू क्या होती है, I मल्टीप्लाइड बाई R। तो I हमको मालूम है दैट इज 8000, R की वैल्यू निकालनी है और V हमको कितना मालूम, 50। तो यहाँ से अगर आर्क रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो कैलकुलेट करिएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी अराउंड 0.00625 ओम्स। तो आर्क रेजिस्टेंस पर फेज हमारा कितना निकला है, 0.00625। ठीक। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सारी चीजों को, जितनी चीजें इनको कंसीडर करना है तो सबको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम में देखिए कैसे बनेगा फेजर डायग्राम। क्योंकि फेजर डायग्राम अगर हमारा बन गया तो हमारी मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी सॉल्व हो जाएंगी और हम आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो फेजर डायग्राम में अगर देखा जाए तो अगर फिर से हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते हैं तो सपोज करिए इक्विवेलेंट डायग्राम में ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वोल्टेज, और उसके बाद ये हमारा मान लेते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ पे कितना है हमारा, ये मान लेते हैं V। उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग R ऑफ T, ये मान लेते हैं हम लोग X ऑफ T। उसके बाद मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोड। और उसके बाद इसी तरीके से हम लोग यहाँ मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे वोल्टेज क्या है हमारा, E है। यहाँ पे वोल्टेज क्या, E है। ठीक। तो कैसे इस क्वेश्चन को, इसमें इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, V डैश। तो सबसे पहले क्या है, इक्वेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, V की इक्वेशन जो आ रही है, V की वैल्यू क्या होगी, V इक्वल्स टू ई ए, ठीक है, प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई आर ऑफ टी। क्योंकि यहाँ पे सपोज करो एक करंट मान लेते हैं आई, तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ टी, प्लस जे टाइम्स आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ टी। ये इक्वेशन है। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले ये बनाया फेजर, ये में हमने क्या जोड़ा, एक और वेक्टर जोड़ा जो कि बेसिकली क्या है, आई मल्टीप्लाइड बाई आर ऑफ टी। उसके बाद जे टाइम्स आई मल्टीप्लाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, जे टाइम्स आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ टी। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वी होगा। ठीक है। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, फाई होगा। ठीक, या थीटा कह सकते हैं या फिर हम इसको मान लेते हैं फाई। तो ये हमारा क्या हो गया, फाई। ठीक है। अब देखिए क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ड्रॉप ड्यू टू ड्रॉप ड्यू टू दी ट्रांसफॉर्मर, ड्रॉप ड्यू टू दी
ट्रांसफॉर्मर, ठीक, ट्रांसफॉर्मर रेजिस्टेंस, कितना ड्रॉप ट्रांसफॉर्मर का जो रेजिस्टेंस है उसके कारण हो रहा है, तो आई मल्टीप्लाइड बाई आर ऑफ टी, आई की वैल्यू कितनी है 8000 मल्टीप्लाइड बाई 0.0003, 0.003, तो ये कितना आ रहा है 24 वोल्ट्स, क्वेश्चन में गिवन है आर टी। उसके बाद अगर देखा जाए ड्रॉप ड्यू टू दी रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स ऑफ टी, ठीक, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 प्लस 8000 मल्टीप्लाइड बाई 0.005, ये एक्स टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 वोल्ट्स। तो अब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को कंसीडर करते हैं और V की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे V की वैल्यू हमारी कितनी है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो V की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट्स क्या होंगे ई ए प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई आर टी का होल स्क्वायर प्लस आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स टी का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा सारी, वैल्यू पुट करते हैं ब्रैकेट के अंदर 50 प्लस 24 का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर प्लस है यहाँ पे, तो ये अगर देखा जाए ये वैल्यू कितनी आएगी 84.118 वोल्ट्स, ठीक। क्वेश्चन को लगाइएगा ध्यान से, अपने एक बार कॉपी पेन लेके बैठिएगा, सारी वैल्यूज रखिएगा, ई ए आई आर टी आई एक्स टी की वैल्यूज रखिएगा और उनका रिजल्टेंट ले लीजिएगा, तो 84.118 वोल्ट, ठीक है। अब फेजर डायग्राम से अगर हम लोग cos फाई की वैल्यू निकालें, पावर फैक्टर की वैल्यू निकालें, तो ये फाई की वैल्यू निकालनी है। फेजर डायग्राम से देखने के लग रहा है क्या होता है, cos फाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसका ई ए प्लस आई आर टी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है वी, तो वी रख देंगे। ई ए की वैल्यू मालूम है आपको 50, क्वेश्चन में गिवन है। आई आर टी की वैल्यू हमने निकाल ली है 24, और वोल्टेज की वैल्यू आपको मालूम है, अभी हमने रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू निकाली 84.118, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ रहा है हमारा पावर फैक्टर 0.879, और ये कैसा है लैगिंग इन नेचर, ये कैसा है लैगिंग, ठीक। तो हमारा पावर फैक्टर निकल गया, रिजल्टेंट वोल्टेज निकल गया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को और क्या जरूरत पड़ेंगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्दर स्टेप जो है हमारा निकालेंगे हम लोग द अमाउंट ऑफ, अब हम लोग निकालेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required per kg of steel, जो हमको मेल्ट करना है पर केजी ऑफ स्टील, उसको कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 प्लस लेटेंट हीट जो होगी हमारी
ठीक, लेटेंट हीट इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हर एक पार्टिकल जब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो उसके लिए लेटेंट हीट का हमारा बेसिक रोल होता है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में गिवन है 0.12, T2 टेम्परेचर है 1370 और T1 टेम्परेचर है 18 और लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन है 8.89। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 171 किलो कैलोरी। ठीक, ये तो 1 kg स्टील के लिए है, पर केजी ऑफ स्टील। बट सपोज करो हमें 5 टन, हमें हीट क्या निकालनी है, हमें हीट निकालनी है कि अगर हमको 5 टन के लिए निकालनी है तो रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड फॉर 5 टन। ठीक, 1 टन में कितने केजी होते हैं, 1000 kg होते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर 5 टन में क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने हीट निकाली है 171.13, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 855,650 किलो कैलोरी। ठीक है, अब एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड ये तो हो गया। ठीक, एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड उसके लिए हम लोग को क्या कंसीडर लेना, क्योंकि हमें जो भी हीट रिक्वायर करनी है, एक्चुअल हीट रिक्वायर करनी है, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर में। तो एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड इन किलोवाट आवर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी जो हमने वैल्यू निकाली है उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी चीज ध्यान रख देनी है कि अगर क्या क्वेश्चन में इफिशियंसी या कुछ इस तरीके की चीज दी हुई है तो क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इफिशियंसी दी हुई है। इफिशियंसी बेसिकली क्या है, एन इक्वल्स टू होती क्या है, आउटपुट बाई इनपुट, आउटपुट बाई इनपुट। ठीक है, तो एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, बेसिकली हमें कितना इनपुट देना है, हमें कितना इनपुट देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा इनपुट का वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो यहाँ पे आउटपुट बेसिकली देख लेते हैं, तो 855,650 ये बेसिकली हमारा आउटपुट है। और इसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 किलो कैलोरी में, किलो कैलोरी में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं किलो वाट आवर में। तो इसके लिए एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, 1.162 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ठीक, डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी कितनी है 50%, तो यहाँ बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 0.5। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड किलोवाट आवर में जो आएगी, ये बेसिकली हमारी आएगी 1988.53 किलो वाट आवर। ठीक है, किलो वाट आवर में आएगी, याद रखिएगा किलो का के हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है, किलो वाट आवर में आएगी। और वाट का हमेशा डब्ल्यू क्या होता है, कैपिटल में होता है जब भी रिप्रेजेंटेशन करना है। तो कहीं भी इस तरीके की कोई थोड़ा सा स्लिप हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, किलो वाट का के स्मॉल होगा, डब्ल्यू कैपिटल होगा और एच स्मॉल होगा। ठीक, तो इतना तो हो गया हमारा, ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड हो गई। और एक रिलेशन अभी हमने यहाँ से क्या रिलेशन सीखा है कि वन वन किलो कैलोरी जो होता है वो कितना किसके बराबर होता है, 1.162 इंटू 10⁻³ किलो वाट आर। इस रिलेशन को याद रखिएगा। ठीक है, जब भी आपको किलो कैलोरी को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशन को याद रखिएगा, और यही रिलेशन हमने क्या किया, यहाँ पे यूज किया है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन के आखिरी स्टेज में आने वाले हैं, और हमने क्या क्या चीजें निकालनी है, हमने एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड भी निकाल लिया है। अब अब हम लोग को क्या निकालना है क्वेश्चन में, पावर इनपुट कितना है, ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पावर इनपुट निकालने के लिए हम लोग क्वेश्चन के फर्दर पार्ट में चलते हैं। तो पावर इनपुट निकालने के लिए क्या करना होगा,
सप्लाई कैसी है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई है, तो पावर इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई वी आई कॉस 5। ठीक है, तो पावर इनपुट निकालना है तो क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 84.118 मल्टीप्लाइड बाई 8000 मल्टीप्लाइड बाई 0.879 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -3, क्योंकि किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, किलो वॉट यहाँ पे भी लिख लेते हैं 10 टू पावर -3 वॉट। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1774.55 किलो वॉट। ठीक है, तो 1774.55 किलो वॉट। आंसर मैच करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। अब क्वेश्चन पूछा गया था टाइम रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टाइम रिक्वायर्ड। तो एक बार क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तभी इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करिएगा, तब आपको आइडिया लगेगा टाइम रिक्वायर्ड में कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी पिछली स्लाइड पे आते हैं। पिछली स्लाइड पे अगर हम लोग आएंगे तो हमने देखिए जो वैल्यू निकाली है एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड इन किलोवाट आवर, इसको कंसीडर करेंगे, और अभी जो हमने इनपुट दिया है उसको कंसीडर करेंगे, ये जो पावर इनपुट है। तो एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड क्या होगी, जिससे हमारा बेसिकली जो 5 टन वाला जो हमारा स्टील है, तो अगर इसको रेशियो में कंसीडर करना है तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो एक्चुअल हीट है, एक्चुअल हीट रिक्वायर्ड है किलोवाट आवर में, ठीक, और डिवाइडेड बाय कितना पावर इनपुट दिया जा रहा है, कितना पावर इनपुट दिया जा रहा है, ये भी किस में है, किलोवाट आवर में। तो एक्चुअल हीट जो गिवन है क्वेश्चन में वो आ रही है 1988.53, इसको हमने भी कैलकुलेट किया। इसी तरीके से पावर इनपुट कितना है, 1774, याद रखिएगा 1774, ठीक, 0.55। ठीक, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है ये 1.12 आर, और इसको अगर 1.12 आर है तो अगर इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 67.2 मिनट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी भी निकालिए, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी भी फर्नेस की निकालिए। तो लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी फर्नेस की कैसे निकलेगी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी ऑफ फर्नेस कैसे निकलेगी। सीधी सी बात, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 VI, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 1000, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100, कोई परसेंटेज निकालना, डिवाइडेड बाई जो हमारा इनपुट है, ठीक है, जो हमारा इनपुट है वो इनपुट बेसिकली क्या है हमारा, अभी हमने कैलकुलेट किया पावर इनपुट, पावर इनपुट, तो यहाँ पे पावर इनपुट वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितना है 50। उसके बाद फर्नेस के बारे में ही खाली कंसिडर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए खाली फर्नेस के ही पैरामीटर्स आएंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 8000 करंट है, डिवाइडेड बाई 1774.55, ठीक, और इसको 1000 क्योंकि किलोवाट में है तो इसको कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और फर्दर सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 67.62%। तो मोर और लेस ये फंडामेंटल है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का, और आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग आर्क फर्नेस का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम लोग जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे
तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीटिंग मैकेनिज्म्स को देखेंगे और भी क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, and please do subscribe this channel for more videos of various subjects, and especially this time I'm just framing the subject basically of utilization of energy. So you will get lot of updates from this particular section. So thanks for watching and have a good day.